नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति जीएस यानी जनरल स्टडीज 2025 पूर्व परीक्षा प्रश्न पत्रों का तथ्यात्मक अध्यायवार एवं बिंदुवार संकलन। यह जो जीएस है यानी सामान्य अध्ययन है और यह पॉइंटर यानी कहने का मतलब सिलेक्टेड नोट्स का पॉइंटर है। और पूर्वावलोकन सार के अंतर्गत इसमें देखें तो सारे टॉपिक इसमें नहीं थे। भारतीय इतिहास इस पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करते हुए इस सारे लेक्चर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में शासन पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए। सामान्य भूगोल यानी कॉमन ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत इंडिया एंड वर्ल्ड की ज्योग्राफी नहीं थे, इस पर 2 महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए जाए। आज इसी पर तीसरा इसका लेक्चर होगा, यानी थर्ड लेक्चर इस पर आधारित होगा। इसके बाद सामान्य विज्ञान, आर्थिक और सामाजिक विकास, पृथ्वी पर महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर जल्दी इस चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करो, सारे लेक्चर देख सकते हैं जो कि पॉइंटर्स के अंतर्गत सिलेक्टेड नोट्स है, सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज का है। यह समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति है, यानी यह लेक्चर देखें तो अति उपयोगी सिद्ध हो सकता है। यूपीपीएससी द्वारा आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025 के लिए एलटी ग्रेड जीआईसी भर्ती शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025, जिसका जो है पीटी एग्जाम जो है 6 दिसंबर से शुरुआत होगी गणित के साथ। उसमें 30 प्रश्न जो जीएस होंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जीआईसी लेक्चर में जिसमें 40 प्रश्न जो जीएस के होंगे उसके लिए महत्वपूर्ण लेक्चर साबित हो सकता है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी ये लेक्चर अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। और इसके अलावा आने वाले अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये लेक्चर अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर शुरू करते हैं। देखेंगे भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी पे इस पर 2 महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले इसका पूर्वावलोकन कर लें, जो कि पूर्व के लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो इसमें देखें इंडियन ज्योग्राफी पर आधारित जो है इसका जो सामान्य परिचय यानी कॉमन इंट्रोडक्शन के अंतर्गत जो है इसमें क्षेत्रफल, भारत एवं कर्क रेखा पर महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। अक्षांशीय विस्तार, मानक समय पर भी महत्वपूर्ण टॉपिक पर महत्वपूर्ण लेक्चर जो सिलेक्टेड नोट्स पूर्व की परीक्षा में पॉइंटर पर पूछे गए हैं उस पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोडेड है। दूरस्थ बिंदु पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोडेड है। इसके अलावा देखें भौतिक विभाजन के अंतर्गत हमने देखा था कि भारत के प्राकृतिक प्रदेश को महत्वपूर्ण लेक्चर के रूप में हमने जो है इस चैनल पर बनाकर अपलोड कर दिया। इसमें देखें भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भारत से वाला इंपॉर्टेंट है। भारतीय विभाजित है यानी भारत विभाजित है 4 प्राकृतिक प्रदेशों में, जबकि एनसीईआरटी के अनुसार 6 प्रकार प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। तो यहाँ हमने उत्तर का पर्वतीय प्रदेश जिसमें हिमालय द ग्रेट के 4 महत्वपूर्ण भागों को हमने देख लिया था, जिसमें शिवालिक उसका नवीन था। और सबसे उत्तरी भाग ट्रांस हिमालय है, और हिमालय का जो अर्थ है उसको लघु हिमालय या मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं, जिसमें पीर पंजाब, धौलाधर इत्यादि श्रेणियाँ आती हैं। और बृहत हिमालय में ही जिसकी सर्वोच्च ऊँची चोटी माउंट एवरेस्ट निहित है, यह पाई जाती है। तो सारी जानकारी हमने देख लिया है, इसको आप एक बार देख लें पूर्वावलोकन के दृष्टिकोण से। यानी इस पर मैप में हमने देख लिया था, पूर्व से दक्षिण से उत्तर के क्रम में हमने देखा था। सबसे यहाँ पर देखें जो चौथे नंबर पे पीर पंजाल है, जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद जास्कर है, लद्दाख में है। इसके बाद आपका लद्दाख है, और यह आपका काराकोरम श्रेणी है सबसे उत्तर में काराकोरम। इसका क्रम पूछ देता है दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण क्रम में, तो आप इसको याद कर सकते हैं। इस पर कई प्रश्न पूछे, आईएएस से लेकर पीसीएस यानी प्रादेशिक यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, कई परीक्षा में इस प्रश्न पूछा गया इन चारों पर। तो इसको आप नोटेड पॉइंट के रूप में याद रखें। उत्तर से दक्षिण पूछे या दक्षिण से पश्चिम, इस पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद ये सारी जानकारी हमने दे दी। आज इसमें देखते हैं दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ, इस पर भी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं क्रम के हिसाब से, यानी पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण क्रम के हिसाब से इन पर भी अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सिलेक्टेड नोट्स और पॉइंटर की दृष्टि से इस जो टॉपिक इसको शुरू करते हैं। तो पहला इसमें प्रश्न ये बनता है, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला क्या है? अरावली की पर्वत श्रृंखला। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला क्या है? अरावली है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों में से अरावली श्रेणियाँ पाई जाती है, राजस्थान पाई जाती है। इसमें थोड़ा सा नोटेड पॉइंट के रूप में देखें तो भारत का अरावली पर्वत विश्व के सबसे पुराने बलित पर्वतों में गिना जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है। माउंट आबू के निकट क्या है? गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसके समुद्र तल ऊंचाई 1722 मीटर है। कुछ विद्वान अरावली पर्वत को अवशिष्ट पर्वत का भी उदाहरण मानते हैं। तो भारत में सबसे प्राचीन श्रृंखला क्या है? अरावली है, और ये राजस्थान में, और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर जो माउंट आबू के निकट है। समुद्र तल की ऊंचाई कितना? 1722 मीटर है। आगे इसमें देखें तो अरावली श्रेणी यानी अरावली रेंज की अनुमानित आयु कितना है? 600 से 570 मिलियन वर्ष है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये बनता है आपका हिमालय, किलिमंजारो, एटना अरावली में से रेडियोजल पर्वत का उदाहरण है, तो ये अरावली है। रेडियोजल मतलब अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत किसे कहते हैं? हालांकि कुछ विद्वान इसको बलित पर्वत भी मानते हैं, जैसे कि हिमालय बलित पर्वत है, आल्पस बलित पर्वत है, युराल बलित पर्वत है, राकी और एंडीज
एंडीज जो दक्षिण अमेरिका में, रॉकीज जो उत्तरी अमेरिका में है, ये भी बलिक पर्वत के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। इसको हमने महत्वपूर्ण ट्रिक्स के माध्यम से समझा दिया पूर्व के लेक्चर में, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। तो फोल्ड माउंटेन बनने की परिकल्पना प्लेट टेक्टोनिक्स से बनती है, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं रेडिजुलर पर्वत यानी अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत का मतलब ये पर्वत चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं, जैसे बिंदी एवं सतपुड़ा, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ भारत में, सियरा स्पेन में, गैसा अनबूटे अमेरिका में, ये जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो उसी प्रकार से यह जो है अरावली भी अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, जो कि भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में एक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किलिमंजारो जो है अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला में शामिल है। आगे चलिए देखते हैं इसमें। तो देश में हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय यानी भारतीय प्रायद्वीपीय पठार एवं पूर्व तटीय मैदान में सबसे प्राचीन क्या है? तो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार जो इसमें सबसे प्राचीन है। अगला प्रश्न इसमें देखें तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या अनाईमोड़ी है। अनाईमोड़ी के बारे में देखें, यहाँ पर भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी क्या अनाईमोड़ी है। तो इन दोनों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से डिटेल कर लेते हैं, यानी संक्षेप के रूप में इसका विस्तार करते हैं, जानकारी स्वरूप देखें। तो सबसे पहले हम देखें नीलगिरी के बारे में देखें। नीलगिरी क्या है? क्या पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट से जुड़कर यहाँ जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, उनका मिलन स्थल नीलगिरी पहाड़ियों पर होता है, यानी नीलगिरी में होता है। तो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से जुड़कर एक पर्वत गांठ नीलगिरी बनाते हैं, जिसका उच्चतम बिंदु यही अनाईमोड़ी है। यानी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलकर नीलगिरी बनाते हैं और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी बनती है वहीं अनाईमोड़ी है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह इसकी लंबाई देखें तो आपका 2695 मीटर है, 2695 मीटर इसकी लंबाई बनती है। यह अन्नामलाई की पहाड़ियों पर है। और नीलगिरी में देखें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी डोड्डा बेटा है, यानी नीलगिरी की खुद देखें जो नीलगिरी पहाड़ी, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो बनेगा डोड्डा बेटा बनेगा। और यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है ये दद्दा बेटा है, जो नीलगिरी पहाड़ियों पर है। अगला प्रश्न देखें जो अक्सर जहाँ पूछता है, तो नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित क्या है? सतपुड़ा की श्रेणियाँ हैं। नर्मदा और ताप्ती देखें तो इन दोनों का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। नर्मदा जो है ये पश्चिम वाहिनी नदी है, ताप्ती भी पश्चिम वाहिनी, यानी ये अरब सागर में जाकर मिलती हैं, और इनके बीच में सतपुड़ा की श्रेणियाँ पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछा जाता है। इसके बाद देखिए उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर पहाड़ियों का सही क्रम क्या है? अक्सर एग्जाम पूछता है कि उत्तर से शुरू करके यानी ऊपर से शुरू करके नीचे जाने पर पहाड़ियों का क्रम क्या बनेगा? तो सबसे ऊपर जो होगा उत्तर में अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, इसके नीचे जवादी की पहाड़ियाँ, इसके नीचे नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, और सबसे नीचे इसमें अन्नामलाई की पहाड़ियाँ आती हैं। और इसके भी नीचे चलेंगे, अन्नामलाई के नीचे चलेंगे तो आपकी यही अनाईमोड़ी की पहाड़ियाँ आती हैं। यानी इसके नीचे जब हम चलेंगे अन्नामलाई के नीचे, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो आएगी वो अन्नामलाई या अनाईमोड़ी की पहाड़ियाँ आएंगी। और इसके भी नीचे जाएंगे तो कार्डामन या इलायची की पहाड़ियाँ आएंगी। अगले प्रश्न के रूप में देखें तो उत्तर से दक्षिण पश्चिम घाटों को, उत्तर से दक्षिण पश्चिमी घाटों को स्थानीय तौर पर जाना जाता है तो सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डाम हिल्स के रूप में जाना जाता है। यानी पश्चिमी घाट को जो है सह्याद्री पहाड़ियों के रूप में भी जाना जाता है, और नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई, कार्डाम हिल्स को में देखें, यानी इसका क्रम उत्तर से दक्षिण का क्रम भी दे दिया है। उत्तर से दक्षिण जाने पर पश्चिमी घाट में सबसे पहले सह्याद्री पहाड़ियाँ, फिर नीलगिरी पहाड़ियाँ, और इसके नीचे अन्नामलाई पहाड़ियाँ, और सबसे नीचे जो है कार्डाम की पहाड़ियाँ हैं। अन्नामलाई पर भी जो सबसे ऊँची चोटी जो अनाईमोड़ी है वो अन्नामलाई की पहाड़ियों पर ही इसके दक्षिण भाग में है। आगे इसमें देखते हैं तो प्रश्न बनता है पूर्वी एवं पश्चिमी घाट यहाँ स्पेस पर आपस में मिलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं, हमने एक्सप्लेनेशन कर लिया था। जिन दो श्रेणियों के मध्य नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित वह है सह्याद्री पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट, यानी सह्याद्री पश्चिमी घाट कहते हैं और पश्चिमी घाट इनके मिलन पर नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित है। और नीलगिरी की सबसे ऊँची चोटी हमने देख लिया था। नीलगिरी पर स्थित सबसे ऊँची चोटी जो थी वो दद्दा बेटा है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी थी। इसके बाद देखें कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है नीलगिरी पहाड़ियाँ यही है। नीलगिरी पर्वतमाला स्थित है, नीलगिरी पर्वतमाला क्या है? केरला में, कर्नाटका में, तमिलनाडु राज्य में, 3 राज्यों में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नीलगिरी की पर्वतमाला क्या है? केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु राज्य में है। डोड्डा बेटा चोटी स्थित है नीलगिरी पहाड़ियों पर, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में समुद्र यानी मुंबई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम क्या रखा है? रमन सागर पर्वत। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप रमन सागर को याद रखें। रमन सागर कहाँ पर है? मुंबई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर है, और ये 1505 मीटर ऊंचा एक पर्वत खोज की जिसका नाम रमन सागर रखा है। इसके बाद देखें अरावली, सतपुड़ा, अजंता, सह्याद्री पर्वत श्रेणियों में से वह जो केवल एक ही राज्य में स्थित है वो अजंता पर्वत श्रेणी जो महाराष्ट्र में है। इसमें अरावली देखें तो जो मुख्य रूप से देखें तो राजस्थान में, लेकिन मध्य प्रदेश और गुजरात में भी पाई जाती है। अजंता भी जो है कई राज्यों में विस्तृत है, सतपुड़ा उसी प्रकार से।
और सॉरी अजंता जो इसमें है, अजंता केवल महाराष्ट्र में है। सतपुड़ा को हमने देखा कि ये सतपुड़ा जो है आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है, साथ ही भी पश्चिमी और पूर्वी घाट के मिलन स्थल में, यानी ये भी 3 राज्यों में हमने देख लिया था। ऊपर ही की जो 3 राज्य कौन से, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु इत्यादि आते हैं। तो यह जो है आपका अजंता केवल पर्वतश्रेणी केवल महाराष्ट्र में है। इसके बाद कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा में पश्चिमी घाट कहलाते हैं, यानी महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गोवा के पश्चिमी घाट सह्याद्री कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया सह्याद्री, आप देख सकते हैं कि 3 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा में सह्याद्री की श्रेणियाँ हैं। और अरावली को देख लिया। सतपुड़ा जो है यह केवल महाराष्ट्र में है। अजंता भी ज़्यादा राज्यों में है। पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम क्या है? यानी अब दक्षिण से उत्तर यानी नीचे से ऊपर चलना है तो सबसे दक्षिण में इसमें दिए गए विकल्प सतमाला पहाड़ियाँ हैं, फिर कैमूर पहाड़ियाँ हैं, फिर इसके बाद नागा पहाड़ियाँ, फिर पीर पंजाल पहाड़ियाँ हैं। तो इसमें जो सबसे उत्तर में पीर पंजाल है, जो कि मध्य हिमालय या जिसको लघु हिमालय कहते हैं, जो हिमालय के पर्यायवाची है, उसमें यह श्रेणी पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, जो जम्मू कश्मीर में सबसे उत्तर में है इसमें। और सबसे दक्षिण में सतमाला की पहाड़ियाँ हैं। इसके बाद कार्डामम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है, वे केरला और तमिलनाडु की सीमाओं पर कार्डामम या इलायची की पहाड़ियाँ इसको कहा जाता है। इसके बाद शिवराय पहाड़ियाँ अवस्थित है, तमिलनाडु में अवस्थित है। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव पहाड़ियों तथा सतमाला पहाड़ियों में से महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। तो मांडव पहाड़ियाँ जो है गुजरात में, जो कि महाराष्ट्र में नहीं। इसका मतलब बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी और सतमाला श्रेणी, जो इसमें सतमाला श्रेणी हमने देखा था, इस सबसे इसमें दिए गए विकल्प सतमाला श्रेणी ये महाराष्ट्र में है। इसके बाद कैमूर श्रेणियाँ मध्य प्रदेश में, नागा पहाड़ियाँ, इसके बाद पीर पंजाल पहाड़ियाँ इस प्रकार से आती हैं। तो इसमें जो है मांडव पहाड़ियाँ जो है ये गुजरात में है, जबकि बालाघाट, हरिश्चंद्र और सतमाला पहाड़ियाँ जो महाराष्ट्र में हैं। सही सुमेलित इसमें देखें, इसमें पहाड़ियाँ और क्षेत्र दिया है। तो महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत में है, मीकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में है। महादेव पहाड़ियाँ भाग है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का, यानी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग क्या है? महादेव पहाड़ियाँ हैं। इसके बाद देखें धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में, यानी धूपगढ़ जो चोटी सतपुड़ा रेंज में है। सतपुड़ा रेंज जो हमने देखा जो मध्य प्रदेश में सतपुड़ा रेंज है, और इसी पे जो है वह इसी का श्रेणी महादेव श्रेणी है। और कैमूर पहाड़ियाँ भी आपका मध्य प्रदेश में, महादेव पहाड़ियाँ भी मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा रेंज भी देखें तो ये सीमा आपका बनाता है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का। हालांकि गुजरात के भी कुछ पार्ट में यह है, लेकिन ज़्यादातर देखें तो यह महाराष्ट्र और जो है मध्य प्रदेश की सीमा पर सतपुड़ा पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। कहने का ऐसे भी हुआ कि सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी पूछेगा, यानी सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी पूछेगा तो ये धूपगढ़ हो जाएगा। यानी धूपगढ़ चोटी किसकी है? सतपुड़ा रेंज की है। और सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी जो होगी वो धूपगढ़ होगी, जिसकी ऊंचाई यदि देखें तो 1350 मीटर हो जाएगी। सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ हो जाएगी, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर हो जाएगी। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी? लगभग 1365 मीटर है, यानी यह धूपगढ़ से बड़ी होगी पारसनाथ की ऊंचाई। कुछ प्रमाणिक स्रोतों में लगभग 1350 मीटर है। तो 1350 मीटर की लंबाई हमने देखा धूपगढ़ की चोटी की भी है, जो कि सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पर सही सुमेल इसमें करना है। तो पहाड़ियाँ और राज्य दिया। गारो पहाड़ियाँ देखें तो मेघालय में है, मीरी पहाड़ी देखें तो अरुणाचल प्रदेश में है, कुल्लई मलाई पहाड़ी तमिलनाडु में, डालमा पहाड़ी देखें झारखंड में है, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम एवं नल्ला मलाई में से भारत के दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, यानी सबसे दक्षिण में कार्डमम की पहाड़ी जिसको इलायची पहाड़ी करते हैं, सबसे दक्षिण में। उत्तर और दक्षिण के क्रम में हमने मिलाते समय इसको देखा था। यहाँ हम क्रम देख सकते हैं कि उत्तर से दक्षिणी क्रम में सबसे उत्तर में इसमें नल्ला मलाई की पहाड़ी थी। नल्ला मलाई पहाड़ी यहाँ देख सकते हैं, ये सबसे उत्तर में। इसके बाद जावदी पहाड़ी, जावदी के बाद नीलगिरी की पहाड़ी आती है, नीलगिरी के बाद जो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ आती है। इसके बाद सबसे नीचे जो आपकी कार्डाम की पहाड़ियाँ आती हैं, इलायची की पहाड़ियाँ जो केरला में है, सबसे दक्षिण भाग में यह है। आगे इसमें देखें तो आपका ये बनता है कि मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम क्या है। तो अपने भारत का ये मैप देखें तो आपका ये जो मैप बनता है तो इसमें यह जो आपका यह पश्चिम है, यानी यह ईस्ट है, और वेस्ट, नॉर्थ है और साउथ है। तो ये पूछ रहा है कि मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों के पश्चिम से, यानी इधर से चलने पर इसका क्रम क्या होगा। तो सबसे पश्चिम सतपुड़ा, इसके बाद महादेव, फिर मैकाल, फिर छोटा नागपुर पहाड़ है। जैसा कि हमने देखा था कि इसमें देखें तो आपका जो ये सतपुड़ा हमने देखा था कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर है। और इसके बाद महादेव पहाड़ी थी, इसके बाद मैकाल, महादेव और मैकाल जो है मध्य प्रदेश में। छोटा नागपुर जो पठार है वो आपका जो है झारखंड, यानी जो बिहार से निकला है, झारखंड जिसको काट कर बनाया गया है, उसमें झारखंड यानी 15 नवंबर 2000 को बना था। उसमें झारखंड में छोटा नागपुर पहाड़ यानी रांची के पास, रांची प्लेटू के ऊपर जो है छोटा नागपुर का पहाड़ या प्लेटू पाया जाता। तो सबसे इसमें जो है पूर्व में छोटा नागपुर का पहाड़ हो गया, दीजिए विकल्पों के हिसाब से। इसके बाद इसमें देखते हैं उच्चावत आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की बढ़ते हुए सही क्रम क्या है, यानी पश्चिम पूर्व तो चला वैसे इसमें है। इसमें सबसे पहले देखें तो महादेव पर्वत आ जाएगा, इसमें सतपुड़ा नदी है तो महादेव शुरुआत होगा। इसके बाद मैकाल पर्वत है,
इसके बाद छोटा नागपुर पठार है। इसके बाद आपकी ये जो है खासी पहाड़ियाँ हैं जो मेघालय में, गारो खासी जयंती पहाड़ियाँ पाई जाती है। मेघालय में सीधे चला जाएगा, क्योंकि ये आप देखें झारखंड में, इसके बाद मेघालय जो है पूर्वोत्तर भारत में जो एक महत्वपूर्ण राज्यों में शामिल जो मेघालय, वहाँ पर खासी गारो जयंती पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो ये सही कथन इसमें देखें तो सभी इसमें सही कथन है। पश्चिमी घाट दक्षिणी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, यानी पश्चिमी घाट जो है दक्षिणी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर, क्योंकि जो दक्षिणी क्षेत्र में देखें तो जहाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन होता है, जहाँ पर आपका केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका के जो मिलन स्थल पर आपका नीलगिरी पहाड़ी है, उसके जो सबसे ऊंची चोटी तो दद्दा बेटा जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी होती है, लेकिन उसी के पास जो अनाईमुड़ी पहाड़ी पाई जाती है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, यानी नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण में पाई जाती है। तो पश्चिमी घाट में अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में सही है, क्योंकि जो सतपुड़ा है ये नर्मदा और ताप्ती के बीच में है। ऊपर तरफ यानी उत्तर की तरफ जो आपका है नर्मदा है, बीच में सतपुड़ा है और इसके नीचे जो है ताप्ती नदी बहती है। नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती हैं। ये भी सही है, सारे इसमें सही है। इसके बाद देखें पश्चिमी घाट के संबंध में सही कथन है, इसमें ये सारे सही है। यह एक भ्रंशोक्त पर्वत है। पश्चिमी घाट का एक भ्रंशोक्त पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। यानी पश्चिमी घाट का ये आपका पूर्वी ढाल का मतलब इस तरफ से, पूर्वी ढाल इस तरफ से क्या होगा, नीचा होता हुआ पठार है। इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है, यानी इसका उत्तरी खंड मतलब ये वाला महाराष्ट्र गुजरात वाला भाग क्या है, लावा बेसाल्ट से आच्छादित, यानी काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाएगी। कपास का उत्पादन इन राज्यों में ज़्यादा होता है और कपड़ा, सूती कपड़ा का उद्योग भी यहाँ पर ज़्यादा फला फूला है। इसके बाद कोडाई कनाल जिस पहाड़ी पर स्थित है वह है पलानी पहाड़ी, तमिलनाडु में क्या है, कोडाई कनाल स्थित है। मुकंदरा पहाड़ियाँ, डोरा पर्वत, अलवर पर्वत, गिरवा पर्वत में से राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार है। मुकंदरा पहाड़ी जो है ये विंध्य श्रेणी का विस्तार के अंतर्गत है। इसके बाद देखें तो ये गलीकोंडा, सलहेर, सिकंद रामगट्टा, मादुगुलाकोंडा पर्वत चोटियों में से पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है। तो सलेर जो है पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है। यह पश्चिमी घाट की चोटियों में सलेर आता है। सलेर देखिए आपका जो है पश्चिमी घाट की चोटियों में देखें तो सबसे पहले जो आता है वो केंद्रमुख आता है 1892 मीटर, दूसरा पुष्पगिरी आता है 1714 मीटर, इसके बाद कल सुआई आता है 1646 मीटर, इसके बाद सालेर आता है। सालेर चौथा सबसे ऊँची चोटी 1567 मीटर है। इसके बाद जो आपका आता है चौथे के बाद जो है आपका पांचवा महाबलेश्वर आता है 1438 मीटर और छठवां हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ आती हैं। ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं। और पूर्वी घाट की चोटियों में हम देख लें, सालेर को निकाल दूं तो आपका ये पूर्वी घाट की चोटियाँ अपने आप यहाँ पर 3 मिल जाएंगी। पूर्वी घाट की चोटियों में देखें तो अरोया कोंडा है, देवोडी मुंडा है और ट्रिंगा राजू जो है ये जो आपका है वह पूर्वी घाट की चोटियों के अंतर्गत आते हैं। तो सालेर पश्चिमी घाट में है। इसके बाद देखें सही सुमेल का राज्य और ऊंची चोटी, यानी किस राज्य में कौन सी ऊंची चोटी है तो इसको देखें। केरला की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी यही है। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी सारामती है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी दुद्दा बेटा है और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो कि सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी सतपुड़ा पर यह धूपगढ़ है। राजस्थान देखें तो गुरु शिखर जो माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है, वहाँ पर सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर हो जाएगी राजस्थान के। और इसमें ऐड कर लें यूपी स्पेशल के अंतर्गत तो उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो थी अमसोद चोटी होगी, जो शिवालिक पहाड़ी का एक हिस्सा है, जो कि देखें तो यह सहारनपुर में है, जो उत्तराखंड के बॉर्डर बनाता है, वहाँ पर्यटक स्थल है। अमसोद चोटी जो है उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद केरला का हमने देख लिया, नागालैंड का सारामती देख लिया, उत्तराखंड का नंदा देवी है, तमिलनाडु में दुद्दा बेटा, मध्य प्रदेश धूपगढ़ हमने देख लिया, राजस्थान का गुरु शिखर है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी देखें तो सैंडल पीक है, जिसमें अंडमान में सबसे ऊंची चोटी देखें तो माउंट हियाट हो जाएगा, निकोबार में पोलियर निकोबार है, जबकि दोनों को मिला दें तो सैंडल पीक है जो 730 मीटर है, ये अंडमान में स्थित है सबसे ऊंची चोटी के अंतर्गत। आगे इसमें देखते हैं तो ये बनता है सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में, यानी सतपुड़ा क्षेत्र जो है जो मध्य प्रदेश में देखा, सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला सही क्रम क्या है। तो पश्चिम से पूर्व जाने पे यहाँ पर बड़वानी की पहाड़ियाँ सबसे पश्चिम में, इसके बाद महादेव श्रेणी, इसके मैकाल श्रेणी आती है, यानी एक क्रम इसका सही इंपॉर्टेंट है। अन्नामलाई, नीलगिरी, कार्डामम, शिवराय पहाड़ियों में से कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ क्या है, कार्डामम पहाड़ी, इलायची की पहाड़ियाँ सबसे दक्षिणी पार्ट में यह है, तो इंपॉर्टेंट ही हो जाता है। इसके बाद देखें तो कानन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग एवं गिरनार में से जिस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है वो गिरनार है, बाकी इस पर चाय बागान है, यानी गिरनार पहाड़ी जो है ये चाय बागान के लिए नहीं है।
क्योंकि गिरनार हिल्स देखें, यानी गिरनार जो पहाड़ी यह गुजरात में है, यहीं पे गिर का जो क्षेत्र जो कि शेरों के लिए, एशियाई शेरों के लिए जो है, तो गिरनार हिल्स जो है ये गुजरात में है। और यह देखें तो चाय बागान के लिए ज़्यादा नहीं प्रसिद्ध है, यानी चाय बागान यहाँ नहीं पाया जाता है, तो ये गिरनार पहाड़ी वो गुजरात में है। चलिए आगे देखते हैं। तो आपका ये बनता है सही सुमेलित करना है, तो यहाँ देखें पहाड़ी पर्वत भारतीय राज्यों में स्थित देखें तो बटेश्वर पहाड़ी बिहार भागलपुर में है। चीन श्रृंखला देखें मणिपुर, यह मुख्यतः म्यांमार से मणिपुर तक विस्तृत है। दोषी पहाड़ देखें हरियाणा महेंद्रगढ़ में है। बिल्लारी गुड्डा देखें कर्नाटका में। इसके बाद सही कथन यहाँ सारे सही कथन दिए गए हैं, तो इसमें देखें सही कथन के अंतर्गत अमरकंटक पहाड़ियाँ बिंद और सतपुड़ा श्रेणियों के संगम पर है, यानी अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं बिंद और सतपुड़ा श्रेणियों के संगम पर है। बिलीगिरी रंजन पहाड़ियाँ दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक में तमिलनाडु की सीमा के पास स्थित हैं। शेषाचल पहाड़ियाँ दक्षिणी आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट का हिस्सा है, यानी सारे कथन इसमें सही, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें दक्षिण यानी पर्वत चोटियाँ देख लेते हैं, यानी भारत की पर्वत चोटियाँ जो है वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। तो माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल एवं चीन तिब्बत में स्थित है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है जो 8,848 मीटर है। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी बछेंद्री पाल जी हैं। इसके बाद माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी तो जुंको ताई बेई हैं। बछेंद्री पाल, चंद्रप्रभा ऐतवाल, जया छेत्री और संतोष यादव में से 2 बार माउंट एवरेस्ट विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन संतोष यादव हैं। इसके बाद देखें एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला कौन है, संतोष यादव हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन है, K2 यानी गार्डविन ऑस्टिन है जो कि काराकोरम श्रेणी में स्थित है, जो कि इस वक्त वर्तमान देखें POK पाक अधिकृत कश्मीर में है। तो ये K2 गार्डविन ऑस्टिन जो कि काराकोरम श्रेणी रेंज पर है। इसके बाद देखें ये लद्दाख में वर्तमान में है, भारत के लद्दाख में है, लेकिन वास्तविक रूप में देखें तो POK के रूप में भी है, जो भारत उसका POK को अपना अभिन्न अंग मानता है। अभी ये विवाद के रूप में यूएन में है, लेकिन फ्यूचर में इसको भारत अपने आप में शामिल कर लेगा, तो यह फ्यूचर की बात है। तो आगे इसमें देखते हैं तो यह हो जाएगा कंचनजंगा, मकालू, काराकोरम एवं माउंट एवरेस्ट में से भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है, कंचनजंगा हो जाएगा, यानी विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत ये बन जाएगा, क्योंकि कंचनजंगा सिक्किम में है। यहाँ पर देखिए काराकोरम जो है यह है तो भारत में, लेकिन ये POK में स्थित है, इसलिए भारत को इसको ये नहीं मान रहा है। इसका कंचनजंगा जो तीसरी सबसे चोटी, माउंट एवरेस्ट नेपाल में, मकालू जो है यह सबसे ऊंची चोटियों में नहीं शामिल है, लेकिन भारत में ही है। इसके बाद देखें सही क्रम है ऊंचाई के संदर्भ देखें, सबसे सही क्रम है माउंट एवरेस्ट, फिर गार्डविन ऑस्टिन, कंचनजंगा आता है, तीसरा सबसे ज़्यादा यह है, दूसरा यह है काराकोरम, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है, नेपाल एवं सिक्किम में है। नंदा देवी चोटी है, गढ़वाल हिमालय का भाग, नंदा देवी जो है गढ़वाल हिमालय का भाग है। पूर्वी नंदा देवी कुमाऊं हिमालय में है, यानी उत्तराखंड में है। नंदा देवी शिखर पर्वत स्थित उत्तराखंड में है। पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम का सही क्रम है, यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ चलेंगे, इससे दाहिने से बाएं तरफ चलेंगे। तो इसमें सबसे जो गारो पहाड़ियाँ जो मेघालय में, फिर नंदा देवी हमने देखा उत्तराखंड में, इसको कामेर पर्वत है। इसका K2 जो आपका जो है यह आपका है जम्मू कश्मीर में, यानी लद्दाख में K2 काराकोरम श्रेणी का है। गुरु शिखर पर्वत ऊंची चोटी अवस्थित राजस्थान में है। इसके बाद अरावली का उच्चतम शिखर यही गुरु शिखर है जो माउंट आबू के निकट है। हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम की दिशा में सही क्रम क्या है, तो सबसे पहले देखें नामचा बारवा जो कि देखें अरुणाचल प्रदेश में, इसको कंचनजंगा सिक्किम में है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में से, नंदा देवी जो उत्तराखंड में है, तो ये इसके सबसे पश्चिम ये बन जाएगा। इसके बाद आगे देखें तो ये है गोसाई थान, कामेत, नंदा देवी। इन त्रिशूल पर्वत शिखरों में से भारत में अवस्थित पर्वत शिखर नहीं है, तो गोसाई थान है जो कि भारत में नहीं अर्थात नेपाल में है, सही से इसमें भारत में स्थित है। इसके बाद सही सुमेलित के रूप में देखें, सही सुमेलित इसमें कौन सा, इसको देख लेते हैं जल्दी से। तो सही सुमेलित क्या है, माउंट आबू अरावली श्रेणियों पर है, यहीं पर गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी। कोडाई कनाल पनाली पहाड़ियों पर है, उटकमंड नीलगिरी पहाड़ियों पर, और शिमला धौलाधर श्रेणी में स्थित है, यानी इसका सही सुमेल हो। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च धूपगढ़ यानी शिखर धूपगढ़ स्थित है, सतपुड़ा श्रेणी में है। गौरलाटा चोटी स्थित है, सामरी पाट में स्थित है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सज्जनगढ़, लीलागढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़ में अरावली का उच्चतम, अरावली जो है अरावली पर्वत है, उसका सबसे उच्चतम शिखर क्या है, कुंभलगढ़ है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं गुरु शिखर, महेंद्रगिरी, अनाईमोड़ी, पंचमढ़ी पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे इसमें ऊंचा चोटा जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी अनाईमोड़ी है। इसके बाद गुरु शिखर हो जाएगा जो कि बिंद का सबसे ऊंचा, जो अरावली पर्वत पर सबसे ऊंचा जो है गुरु शिखर है। इसके बाद महेंद्रगिरी हो जाएगा, महेंद्रगिरी पहाड़ी देखें तो यह आंध्र प्रदेश में। इसके बाद चौथे नंबर पर पंचमढ़ी पर्वत हो जाएगा। आगे इसमें देखते हैं तो सम्मिलित करना है। इसके नामचा बरवा देखें तिब्बत चीन पर, नंदा देवी पूर्वी कुमाऊं हिमालय में, नंदा देवी पश्चिमी गढ़वाल हिमालय में, नोकरेक शिखर देखें तो गारो पहाड़ियाँ ये आपका जो है
ये जो है आपका मेघालय में है। नोक्रेक पहाड़ियाँ जो हैं गारो पहाड़ियों पर हैं। अब इसके बाद इसमें घाटियों को शामिल कर लेते हैं। तो घाटियों के अंतर्गत देखें तो कश्मीर घाटी जिस प्रकार की घाटी वह है, यानी कश्मीर घाटी जिस प्रकार की घाटी वह है, मूलतः विवर्तनीय बाद में अपरदन जन्य हो गई। यानी कश्मीर घाटी जिस प्रकार की घाटी वह क्या मूलतः विवर्तनीय घाटी है, बाद में क्या है अपरदन जन्य हो गई। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच में अवस्थित वे हैं धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच में क्या है कुल्लू घाटी स्थित है। पीर पंजाल को हमने देखा जम्मू कश्मीर में, और उसी की जो आपका धौलाधर है इसमें कुल्लू घाटी पाई जाती है जम्मू कश्मीर में। लेलांग घाटी स्थित है उत्तराखंड में है। इसके बाद सही सुमेल के अंतर्गत देखें तो आपका ये सही सुमेल इसमें दिए गए हैं। घाटी केंद्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में। मरखा घाटी लद्दाख में है। जुकू घाटी देखें नागालैंड मणिपुर में भी है। सांगला घाटी देखें हिमाचल प्रदेश में, और युथांग या युमथांग घाटी सिक्किम में है। सही क्रम यहाँ से देखें तो यह आपका है मौन घाटी एंड साइलेंट वैली सबसे पहले है, राष्ट्रीय उद्यान के निकट है। और पत्थर ककवाडो जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। इसके बाद कुंती नदी मौन घाटी साइलेंट वैली में है कि वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है। सही कथन, इशारे इसमें कथन सही दिए गए हैं। यानी इसमें मौन घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान के निकट है। इसके बाद यह जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। कुंती नदी मौन घाटी साइलेंट वैली में है कि वर्षा प्रचुर दोनों से उद्भूत होती है। सही है। भारत में शांत घाटी स्थित केरला राज्य में है। सही कथन देखें तो इसमें गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पड़ा है। सही है। गुलाम रसूल गलवान एक लद्दाखी खोजकर्ता थे। सही। उन्होंने सर्वेंट ऑफ हासिब्स नामक एक अंग्रेजी पुस्तक लिखी, ये भी सही है। इसके बाद आगे इसमें देखते हैं तो शख्स गाम घाटी के संदर्भ में सही कथन देखें तो ये घाटी इसमें सारे सही। इसमें यह घाटी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र जो पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके में हिस्सा। सही है। भारत ने इस घाटी में चीन द्वारा किए जा रहे बुनियादी ढांचे के विकास पर विरोध दर्ज कराया है, यानी अक्साई चीन में 1 व 2 दोनों सही। इसके बाद दर्रो देख लेते हैं तो पाल घाट स्थित है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों में। पाल घाट स्थित है यानी नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य केरला में जो पाल घाट स्थित है। भोर घाट स्थित है महाराष्ट्र में। लिपुलेख दर्रा कहाँ है उत्तराखंड में। लेह जाने का रास्ता क्या जोजिला दर्रा है। लेह लद्दाख यानी लद्दाख के इसमें ले जाने का जोजिला दर्रे से। जोजिला सुरंग जिन स्थानों को जोड़ेगी वो है श्रीनगर और लेह को। वर्ष 2006 के यानी वर्ष 2006 के लगभग मध्य में भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ने के लिए पुनः खोला गया नाथुला दर्रा जो सिक्किम में है। सही सुमेलित इसमें करें पहाड़ी दर्रा देखें राज्य केंद्र शासित प्रदेश में तो माड़ा नीति उत्तराखंड में, जोजिला लद्दाख में, बनिहाल जम्मू कश्मीर में, नाथुला सिक्किम में है। सही सुमेलित दर्रों में देखें और राज्य देखें क्षेत्र तो चांगला लद्दाख में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, बामबेड़ा ला अरुणाचल प्रदेश में, से ला अरुणाचल प्रदेश में दर्रे हैं। इसके बाद देखें थाल घाट, भोर घाट, खैबर दर्रा। पाल घाट में से वह दर्रा जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है, खैबर दर्रा। यानी इसमें थाल घाट, भोर घाट और जो पाल घाट हैं खैबर दर्रा इसमें शामिल नहीं है। यानी इसमें देखें थाल घाट को देख लें, ये जो सबसे उत्तर में आता है ये थाल घाट है। नासिक से महाराष्ट्र को जोड़ता है थाल घाट, ये संपर्क मार्ग है। थाल घाट सबसे उत्तर में। इसके बाद आता है भोर घाट आता है, यह मुंबई से पुणे को जोड़ता है। मुंबई से पुणे जोड़ने का संपर्क मार्ग आपका भोर घाट आता है। इसके बाद पाल घाट आता है। पाल घाट यह है, यह कोयम्बटूर से कोचीन को जोड़ता है। इसके बाद सेनकोट आता है, सबसे नीचे इसमें सेनकोट आता है, त्रिवेंद्रम से मदुरई को जोड़ता है। तो ये आपके जो घाट है इसमें खैबर दर्रा नहीं है। तो किंगरी विंगरी नीति माड़ा है ये दर्रे हैं। सही सुमेलित इसमें देखें तो क्या है पर्वतीय दर्रा और राज्य क्या बुमला अरुणाचल प्रदेश में, जिलेपा सिक्किम में, मुलिंग ला उत्तराखंड में, सिपकिला हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। इसके बाद सही सुमेलित इसमें देखें तो दर्रा और राज्य यहाँ दिया गया है। तो माना दर्रा उत्तराखंड में, नीति दर्रा उत्तराखंड में, और दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, अघिल दर्रा लद्दाख में है। सही सुमेलित इसमें देखें तो दर्रा समुद्र तल ऊंचाई मीटर में, देवसा दर्रा 5360 मीटर, रोहतांग दर्रा 3978 मीटर, और 12 लाचा दर्रा 4850 लगभग 4890, बनिहाल दर्रा जो है 2832 मीटर है। रोहतांग दर्रा अवस्थित का हिमाचल प्रदेश में। पर्वतीय दर्रों का पश्चिम से पूर्व के सही क्रम, यानी जो पर्वतीय दर्रों से पश्चिम से पूर्व मतलब बाएं से दाहिने चलने पर सबसे पहले सिपकिला दर्रा आएगा, फिर लिपुलेख दर्रा, फिर नाथुला, फिर बामबेड़ा दर्रा आएगा। सिपकिला दर्रा हमने देखा था कि ये सिपकिला दर्रा जो है शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। मतलब सिपकिला जो हिमाचल प्रदेश में है, सिपकिला से तिब्बत को जोड़ता है। इसके बाद लिपुलेख दर्रा आपका बनता है। नाथुला दर्रा हमने देख लिया था, ये आपका सिक्किम में है। लिपुलेख जो उत्तराखंड में। अबाउंडिला देखें, डिला जो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। जो जिला नाथुला खैबर रोहतांग में से वो दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नाथुला है जो सिक्किम में देख सकते हैं, यह आपका ऊंचाई पर है। और यहाँ पर देखें तो फिर आपका यह है पश्चिमी घाट में विभिन्न दर्रे जिन्हें घाट कहा जाता है का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या हमने देख लिया था। थाल घाट जो कि यह देखें तो थाल घाट जो नासिक से मुंबई को जोड़ता है, इसके बाद उसके नीचे भोर घाट आता है, यह आपका मुंबई को पुणे जोड़ता है। इसके बाद पाल घाट आता है जो कोयम्बटूर से कोचीन को जोड़ता है, यानी ये दोनों महाराष्ट्र में है, और ये आपका पाल घाट केरला में है। और केरला में एक और घाट सेनकोट आता है जो त्रिवेंद्रम से मदुरई को जोड़ता है। अगले टॉपिक के अंतर्गत देखें तो हिम रेखा और हिमनद पर देखें प्रश्न कैसे बने हैं सिलेक्टेड नोट्स में। तो
हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई कितना है? 4300 से 6000 मीटर की, यानी 4300 से 6000 मीटर के बीच पूर्व में जो है यह हिमालय हिमरेखा की ऊंचाई है। इसके बाद देखें सियाचिन, यानी इसमें देखें आपका जो है सियाचिन, बाल्टेरो, चोंगुलुंगमा एवं बियाको में से सबसे बड़ा हिमनद क्या है? सियाचिन ग्लेशियर है। इसके बाद चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। हिमालय के हिमनदों में पिघलने की गति है सबसे अधिक है। हिस्पार, जेमो, मिलाम एवं रूपल हिमनदों में से उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में स्थित कौन से मिलाप जो हिमनद है, यानी ग्लेशियर जो है, यह उत्तराखंड के कुमायूं में स्थित है। सियाचिन हिमनद स्थित है नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। इसके बाद देखें कंचनजंगा, रुंडुन, गंगोत्री, केदारनाथ में सबसे बड़ा हिमनद क्या है? गंगोत्री है, जहाँ यहाँ से गंगा जी का उद्गम होता है। इसके बाद देखें सही सुमेल, देखें हिमनद और नदी यानी ग्लेशियर और किस नदी से? बंदरपूर से यमुना जी निकलती हैं, 12 सिगरी से चेनाब, मिलाप से गौरी गंगा निकलती हैं, सियाचिन से नुब्रा नदी और जेमू से तीस्ता नदी का उद्गम होता है। तो हमने देखा जो मिलाद हिमनद या ग्लेशियर, इसके बारे में देखें, यहाँ शारदा नदी या काली गंगा यहाँ से निकलती हैं, यानी काली गंगा, मिलाद हिमनद देखें, मिलाद गौरी गंगा या काली गंगा कहा जाता है, इनको शारदा नदी भी कहा जाता है, यहाँ से निकलती है। मिलाप हिमनद उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में अवस्थित है, मुख्य हिमनद है, इसी से इस नदी का उद्गम होता है, यानी शारदा नदी का उद्गम होता है। गौरी गंगा, काली गंगा के नाम से भी जानते हैं। अगला इसमें चलते हैं, देखते हैं, ये आपका है पठार है। पठार यानी प्लेटू देखें तो भारत के दक्कन के पठार बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है क्रिस्टेशियस कल्प से। मेघालय का पठार भाग है प्रायद्वीपीय खंड का है। इसके बाद देखें भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं सेनोजोइक महाकाव्य में। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद है। खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण कारण है। छोटा नागपुर पठार का एक अग्र गंभीर है। छोटा नागपुर का पठार देखें, छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार या छोटा नागपुर का पठार को भारत का रूर कहा जाता है। खनिज भंडार की दृष्टि से ज्यादा संपन्न होने के कारण इसको भारत का रूर कहा जाता है, जबकि विश्व का रूर जर्मनी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ खनिज भंडार की दृष्टि से वह क्षेत्र जर्मनी का ज्यादा संपन्न है। चलिए आगे देखें, इसमें मानचित्र दिया गया है। मानचित्र दिए गए चित्र पर विचार कीजिए, यानी भारत का खूबसूरत मैप इसमें दर्शाया गया है। तो आप इसमें देखते हैं मानचित्र में, यहाँ पर ए यानी ए है, बी ये है, सी ये है और डी है द्वारा अंकित स्थान क्रमशः है। तो ए देखें, इसमें क्या आपका रिफ्ट घाटी क्षेत्र है, यानी ए क्या रिफ्ट घाटी क्षेत्र है, और बी इसमें ए क्या है, छत्तीसगढ़ का मैदान है, सी क्या छोटा नागपुर पठार है, और डी क्या है, इसमें देख सकते हैं वर्षा छाया क्षेत्र है, यानी वृष्टि छाया क्षेत्र जो है ये डी आपका आता है। और इसमें सी क्या है, छोटा नागपुर का पठार है, जिससे आपने देखा कि इसमें जो आपका रांची का पठार यानी रांची जो झारखंड के पास है, छोटा नागपुर भारत का रूर कहा जाता है। और बीच में छत्तीसगढ़ का मैदान आता है, और रिफ्ट घाटी क्षेत्र ये आपका जो है ए के अंतर्गत है। तो यह मानचित्र में दर्शाया गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखें तो आपका मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार तथा प्रायद्वीप के पठार में से अरावली एवं बिंध्य, ध्यान रखें अरावली एवं बिंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित क्या है, मालवा का पठार है। अरावली जो आपका देखें तो यह मुख्य रूप से राजस्थान में, बिंध्य श्रृंखलाएं देखें तो यह आपका राजस्थान और मध्य प्रदेश में, इसके बीच में मालवा का पठार पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है। इसके बाद देखें बिंध्य इसका प्लैंड का दक्षिणी भाग कहलाता है, भांडेर पठार है। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है, जो देखें रामायण काल में दंडकारण्य क्षेत्र का ज़्यादा उल्लेख आता है, जब भगवान राम जो है 14 वर्ष के वनवास के अंतर्गत दंडकारण्य क्षेत्र में निवास किए थे। तो दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित कहाँ पर, मुख्यतः छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में यह अवस्थित है। दंडकारण्य भारत के जिन भाग में स्थित है, मध्यवर्ती क्षेत्र में है। भुवन पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, जयंती पहाड़ियों में से मेघालय पठार का अंश कौन है, भुवन पहाड़ियाँ नहीं है, जबकि गारो, खासी, जयंती पहाड़ियाँ यह मेघालय का अंश है। इसके बाद देखें प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में सही है, तो सही देखें प्रायद्वीपीय की ऊंचाई समांतर पश्चिम से पूर्व की ओर कम हो जाती है, यानी प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई समांतर देखें पश्चिम से पूर्व की तरफ चलेंगे, यानी बाएं से दाएं तरफ जाएंगे तो कम होती जाएगी। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में सही कथन देखें तो सारे कथन सही है। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में सारे कथन सही है। नदी के मैदानों से 150 मीटर की ऊंचाई से 600 से 900 मीटर की ऊंचाई तक उठने वाला अनियमित त्रिभुज प्रायद्वीपीय पठार के रूप में जाना जाता है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली पर्वतमाला, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पर्वतमाला और दक्षिण में काडाम पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार की बाहरी सीमा बनाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी इसको याद रखें कि उत्तर पश्चिम में दिल्ली पर्वतमाला, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पर्वतमाला और दक्षिण में काडाम की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार क्या बनाती हैं, बाहरी सीमा बनाती हैं। ये सही है।